नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम प्रश्न बैंक अभ्यास हेतु जो हमें दी गई है कक्षा 10वीं विषय गणित 2021-22 का ये प्रश्न बैंक है। ये प्रश्न बैंक जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न हमें जो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा दिए गए हैं उन्हें हम हल करेंगे। यहाँ पर आप ब्लूप्रिंट देख रहे हैं। इसके बाद में कहूँगा पाठ्यक्रम देख रहे हैं। अब हम चलें, हमारा जो पहला पाठ है वास्तविक संख्याएँ। यहाँ पर अधिभार हमें दिया गया है। 1 अंक के 3 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न है। इस प्रकार से कुल 5 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम सही विकल्प चुनकर लिखिए। इन प्रश्नों को हम देखते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। जो पहला प्रश्न है 96 और 404 अर्थात 96 और 404 का एचसीएफ होगा, तो इसका एचसीएफ 4 हो जाएगा। 12, 15 का एचसीएफ 3 होगा। दो संख्याओं का गुणनफल 32 और उनका एलसीएम 8 है, तो उसका एचसीएफ क्या होगा? तो उसका एचसीएफ होगा 4। दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणित एचसीएफ के फार्मूले से उसको आ जाएगा। फिर हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4 है जो 4 और 7 का महत्तम समापवर्तन मतलब एचसीएफ होगा, तो होगा 1। इसके बाद में 5वां है किसी पूर्णांक m के लिए सम पूर्णांक निम्न स्वरूप का होता है, मतलब इस प्रकार से, तो इसका सी वाला होगा 2m। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है संख्या 5, 15, 20 के लिए एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात होगा, तो इसका जो अनुपात होगा वो होगा 12:1 का। अब रिक्त स्थान की पूर्ति हम देखें तो भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा शेषफल, लिख देंगे यहाँ पे हम। दूसरा है 8, 9, 25 का एचसीएफ का मान होगा, तो इसका एचसीएफ का मान 1 होगा। इसके बाद 77 तीसरा प्रश्न हमारा दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी में दिए पर रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r विद्यमान है कि a = bq + r और 0 छोटा बराबर r से और r छोटा b से है। तो ये हम जानते हैं कि सत्य है, क्योंकि ये हमारी यूक्लिड एल्गोरिथम जो प्रमेय का है उसका कथन है, सत्य है। इसके बाद एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, तो ये भी हमारा सत्य है। इसके बाद में हमें मिलते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसका जो पहला प्रश्न है एक शब्द एक वाक्य का 94 और 404 का एचसीएफ होगा, तो 94 और 404 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 2। फिर किसी पूर्णांक p के लिए 2p + 1 सम होगा या विषम होगा, बताइए। तो ये जो है ना विषम हो जाएगा हमारा, विषम। आगे प्रश्न क्रमांक 5 135, 225 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 6, 7 और इस प्रकार से 18 प्रश्न तक हमें दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को हम आपको आगे हल करके दिखा रहे हैं। देखिए जो हमारा प्रश्न क्रमांक 5 है वो है संख्याओं 135 और 225 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमने इस प्रश्न को हल करके दिखाया है। 135 और 225, क्योंकि 225 बड़ा है 135 से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 225 और 135 में करने पर तो 225 बराबर हम लिखेंगे 135 गुणित 1 और शेषफल हमारा जो होगा वो 90 होगा। क्योंकि शेषफल हमारा 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग 135 और 90 में हम करेंगे, तो हमें प्राप्त क्या होगा? 135 बराबर 90 गुणित 1 और हमारा शेषफल यहाँ पे क्या होगा? 45 होगा। अब नया भाजक हमारा 90 और शेष 45 बचता है, तो यूक्लिड विभाजन के लिए एल्गोरिथम का प्रयोग हम करते हैं। तो 90 बराबर 2 गुणित 45 धन 0। चूँकि हमें शेषफल 0 आ चुका है, शेषफल 0 है, इस समय भाजक क्या है? 45 है, तो इसलिए 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है संख्या 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। तो देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न को भी यहाँ पे हमने हल करके दिखाया है, आप देख पा रहे हैं। इसका जो आंसर है वो हमें यहाँ पे 51, इसी प्रकार इसका एचसीएफ जो है 51 प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ हैं, 130 बादाम की बर्फियाँ हैं और वह इनकी ऐसी डेयरियाँ बनना चाहता है प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। ये डेयरियाँ बर्फी
कि परात में न्यूनतम स्थान घेरे, इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी कितनी बर्फियाँ। तो देखिए यह कार्य जांच और भूल विधि से किया गया है, परंतु इसे एक क्रमबद्ध रूप से करने के लिए हमें HCF 420 और 130 ज्ञात करते हैं। मतलब हमें 420 और 130 का HCF ज्ञात करना होता है। तो आइए इसका हम HCF ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसका HCF ज्ञात किया है 420 और 130 का। तो 420 बराबर 130 गुणित 3 धन 30 उसमें शेष बचता है। फिर 130 बराबर 30 गुणित 4 धन हमें 10 शेष बचता है। फिर 30 बराबर 10 गुणित 3 और शेषफल हमारा क्या गया, 0 आ गया। इस प्रकार 420 और 130 का जो HCF क्या है वो 10 है। इसलिए प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 ढेरियाँ बना सकता है। इस प्रकार इस प्रश्न का भी हल हो जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों में को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ये मार्च कर सकते हैं। तो देखिए ये प्रश्न क्रमांक हमारा 8 है। 8वां प्रश्न जो है हमारा ये स्तंभों की अधिकतम संख्या है, इसका हम HCF निकालेंगे। तो 616 और 32 का हमने HCF यहाँ पे ज्ञात किया है। तो 616 को हम इसको एल्गोरिथम की सहायता से हल करेंगे। यूक्लिड की वजन जो हमारी प्रमेय है, 616 को हम लिखेंगे 32 गुणित 19 और शेषफल 8 बचता है। इसके बाद 32 को हम लिखेंगे 8 गुणित 4 और शेषफल 0 आ जाता है। तो इस प्रकार शेषफल 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि 616 और 32 का जो HCF है वो 8 है। इस प्रकार 8 के स्तंभ में मार्च कर सकते हैं। जो परेड के सेना जो है वो 8 के स्तंभ में मार्च करेगी। अगला हमारा प्रश्न है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रश्न को भी यहाँ पे हमने हल किया है। देखिए प्रश्न क्रमांक 9 है। मान लीजिए कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2 है। 2q है इसलिए 2 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q बराबर बड़ा है 0 के लिए a बराबर 2q+r, जहाँ r 0 या r का मान जो है 1 हो। तो हम कहेंगे कि 0 छोटा है बराबर r के और r छोटा है 2 से, इसलिए a बराबर 2q और a बराबर 2q+1 दो प्रकार की स्थिति यहाँ पे होगी निर्मित। जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर 2q और r बराबर 1 होगा तो a बराबर 2q+1। यदि a बराबर 2q है, यह एक सम पूर्णांक है, साथ ही धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या विषम हो सकता है, इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 2q+1 के रूप में होगा। आगे देखें यदि इसे, तो इस प्रकार से बराबर प्रश्न हमारा समाप्त हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 हम देखें। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा है 10वां प्रश्न। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में होता है, जहां q पूर्णांक है। तो आइए एक धनात्मक पूर्णांक a लेकर प्रश्न को हल करना प्रारंभ करेंगे। हम a और b बराबर 4 मान लेते हैं। वजह के एल्गोरिथम की सहायता से 0 और 4 के बीच में r की वैल्यू यहाँ दर्शाई गई है। तो संभावित हमारे मान हो जाएंगे 0, 1, 2, 3। a के लिए अगर हम देखें तो 4q, अगर r का मान 0 हो तो 4q, 1 हो तो 4q+1, 2 हो तो 4q+2 और 3 हो तो 4q+3 के रूप में हो सकता है, जहाँ q भागफल है। चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए 4q और 4q+2 के रूप में नहीं हो सकता। मतलब इन दोनों को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों 2 से विभाज्य हो सकते हैं, 4q भी और 4q+2 भी। इसलिए कोई भी धनात्मक पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप में ही होता है। ये इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए और 156 को भी, दोनों एक जैसे हैं। आइए दोनों को एक साथ हम यहाँ पे हल करके देखते हैं। तो 140 और 156, 140 को 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7, मतलब 2 की घात 2 और 7 गुणित 5 और 7, इस प्रकार से हम इसके टुकड़े करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार 156 को भी यहाँ पे हमने हल करके दिखाया है। प्रश्न क्रमांक ये हमारा 10, 11 और 12 है। ठीक है, इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। 6 और 20 संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCF ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर 6 और 20 को हमने हल किया है। तो 6 को 2 गुणित 3 और 20 को 2 गुणित 2 गुणित 5 के रूप में, मतलब 2 की घात 2 और 5 के रूप में लिखा है। अब इसका HCF 6, 20 का HCF क्या होगा, जो दोनों में जो कॉमन है वो 20 2 है ना, तो इसका HCF तो हो गया 20। और LCM जो है हमारा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 मतलब 60। इस प्रकार से इनके HCF और LCM हमको ज्ञात हो जाते हैं। फिर आगे अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 14। 6, 72 और 120, 6, 72 और 120 का हमको HCF और LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 6 को 2 गुणित 3, 72 को 2 की घात 3 और 3 की घात 2 और 120 को 2 की घात 3 गुणित 3 गुणित 5।
और 2, 3 प्रत्येक उपनिष्ठ और अभाज्य गुणनखंड सबसे छोटी घातें हैं। आइए इसको आगे देखते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा 6, 12, 72, 120 का, 6, 72, 120 का जो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुणित 3 मतलब 6। और इसी प्रकार एलसीएम जो हो जाएगा यहाँ पे 2 की घात 3, 2, 3 की घात 2 और 1, मतलब इस प्रकार 5 की घात 1 को इस पर गुणा करेंगे तो हमें इसका 360 उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आगे देखें प्रश्न का अगला हमारा है प्रश्न क्रमांक 15। अभाज्य गुणनखंड विधि से 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात किया है। यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि से किया है। तो यहाँ पे 12 को हमने 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, मतलब 2 की घात 2 और 3, और 15 को 3 गुणित 5 और 21 को 3 गुणित 7। तो इसका एचसीएफ क्या है, तीनों ही अंकों में उभयनिष्ठ अंक हमारा 3 है, तो ये एचसीएफ इसका, और इस प्रकार एलसीएम हमें जो है 420 प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है 16वां सवाल है हमारा, एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम 306 और 657 का हमें मान ज्ञात करना है। जो दिया है हमें वो लिखा है, और उसके बाद में फार्मूला है हमारा, फार्मूले की सहायता से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम बराबर हमारा 306/657 गुणित 657/9, इसमें भाग लगा देंगे हल करके, तो हमें मिलेगा 22,338। ये क्या होगा हमारा एलसीएम 306 और 657 का हमें प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 4 की घात n पर विचार कीजिए जहाँ n प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n अशून्य जो है शून्य पर समाप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए किसी n के लिए संख्या 4 की घात n शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से विभाज्य होगा, शून्य पर समाप्त होगी तो 5 से विभाज्य होगा, अर्थात 4 की घात n के लिए अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 आनी चाहिए, और यह संभव नहीं है क्योंकि 4 की घात n को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2n। इस प्रकार इसी कारण 4 की घात n के गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या 2 ही आ सकती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय अद्वितीयता हमें यह निश्चित कराती है कि 4 की घात n के गुणनखंड 2 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं हो सकता। इसलिए ऐसी संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n 0 पर समाप्त होती है, मतलब उसमें 0 पर समाप्त वो नहीं होगी। हमारा अगला प्रश्न है, अगला जो लास्ट प्रश्न है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, ठीक है, और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं। आइए इनको यहाँ पे हमने हल किया है। तो भाज्य संख्याओं के 2 सदिक भाजक होते हैं। यहाँ पे देखिए, तो 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 को यहाँ पे हल करने के लिए हमने दोनों जगह से 13 कॉमन ले लिया है। अंदर बचा 7 गुणित 11 धन 1, तो 7 गुणित 11 मतलब 77 धन 1 मतलब 78, 78 गुणित 13 हमने यहाँ पे किया तो उसको हल करके लिखा है 13 गुणित 13 6। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1, 6 और 13 जो ये संख्या है ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसके 2 से अधिक भाजक हैं, 13 और 1 6। इस प्रकार दूसरी संख्या जो हमें दी गई है इसको भी हमने हल किया है। दोनों जगह से 5 हमने कॉमन लिया, अंदर जो संख्या गुणा करके हमने 1008 धन 1 और 1009 हमने इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा। और 1009 को हम देखेंगे तो 1 5 और 1009 ये भी ऐसी संख्या है कि जो भाज्य है क्योंकि इसके भी 2 से अधिक भाजक हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि दी गई 2 संख्याएं जो है भाज्य हैं। इस प्रकार साथियों हमारा पहला पार्ट जो वास्तविक संख्या है समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।